दलदल में फंसा हुआ वो आदमी लगभग अपनी हर उम्मीद खो चुका था। इस वक्त एक पत्ता उसके लिए डूबते को तिनके के सहारे जैसा था। उसने धीरे से उस पत्ते को छुआ और उसे अपनी ओर खींचा। फिर पेड़ की टहनी को मजबूती से पकड़कर वह धीरे धीरे रेंगते हुए दलदल से बाहर निकलने लगा। मौत इस तरह उसे पहली बार छूकर नहीं गुजरी थी। दरअसल योसी को अमेज़न के खतरनाक जंगलों में भटकते हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। वह बेहद कमजोर हो चुका था और उसे अजीब और गरीब भ्रम होने लगे थे। तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर मौजूद लाल चींटियों के एक बड़े झुंड पर पड़ी। एक लाल चींटी के काटने से उसे पहले भयानक दर्द झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर पेड़ के तने को हिलाया ताकि अनगिनत चींटियां उसके शरीर पर गिरें। चींटियों के काटने से हुए तेज दर्द ने कमजोर योसी के शरीर में एड्रेनलिन का काम किया और उसे भ्रम से बाहर निकालकर एक बार फिर होश में ला दिया। अगर आप भविष्य में किसी एडवेंचर पर जाने की सोच रहे हैं तो यह सर्वाइवल कहानी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। कहानी की असल शुरुआत साल 1980 से होती है, जब योसी अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके रिटायर हुआ था। इस नौजवान ने तय किया कि वह पढ़ाई, नौकरी, शादी और बच्चों वाली आम और बंधी बंधाई जिंदगी नहीं जिएगा। दुनिया एक्सप्लोर करने की चाहत में वह दक्षिण अमेरिका आ पहुंचा, जहां उसके जैसे और भी कई युवा अपने सपनों की तलाश में आए हुए थे। एक दिन नाव के सफर के दौरान योसी की मुलाकात मार्कस नाम के एक युवा बैकपैकर से हुई, जो पेशे से एक टीचर था और छुट्टियों में घूमने निकला था। आगे चलकर उनकी मुलाकात केविन नाम के एक फोटोग्राफर से हुई, जिसके साथ मार्कस ने पहले कभी पहाड़ों की चढ़ाई की थी। केविन बैकपैकर्स के बीच किसी लेजेंड से कम नहीं था। उसने पूरे दक्षिण अमेरिका का पैदल सफर किया था और कई बेहतरीन तस्वीरें खींची थीं। एक जैसी सोच वाले इन तीनों दोस्तों के पास आपस में साझा करने के लिए बहुत सी बातें थीं। एक दिन सड़क पर टहलते हुए योसी की मुलाकात कार्ल नाम के एक रहस्यमयी जंगल गाइड से हुई। कार्ल ने उसे अमेज़न के जंगलों के गहरे रहस्यों, वहां छिपी टोरोमोना नाम की अनजान आदिवासी जनजाति और नदियों में मिलने वाले सोने की कहानियां सुनाई। ये सब सुनकर योसी बहुत रोमांचित हुआ और उसने तुरंत अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया। अगले ही दिन तीनों कार्ल से मिले। कार्ल ने केविन को लालच दिया कि अगर वह इन अनजान जगहों की बेहतरीन तस्वीरें खींच ले तो उसे सीधे नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में नौकरी मिल सकती है। कार्ल की बातों में इतना जादू था कि तीनों लड़कों ने तुरंत इस रोमांचक सफर पर जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने साथ मिलकर सफर के लिए राशन और जरूरी सामान खरीदा और कार्ल को बतौर फीस $50 दे दिए। कार्ल ने उन्हें समझाया कि इस घने जंगल में नक्शे किसी काम के नहीं होते, क्योंकि कई इलाकों को आज तक मापा ही नहीं गया है। यहाँ नदियां ही उनकी सबसे अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक होंगी और उन्हें बस नदी के किनारे किनारे चलना होगा। इसके बाद वे चारों अपोलो जाने वाली एक छोटी फ्लाइट में बैठ गए, जहां से उन्हें पैदल ही अमेज़न के जंगलों की गहराइयों में उतरना था। यह धरती की आखिरी सीमा थी, जो पूरी तरह से जंगली, रहस्यमयी और खतरों से भरी थी। जंगल के उस रोमांचक सफर की पहली ही रात मार्कस पर एक खतरनाक कीड़े ने हमला कर दिया, जो सीधे उसके चेहरे पर आ गिरा था। अगले दिन तीनों दोस्त आपस में मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि कार्ल उनके आगे आगे रास्ता बना रहा था। वे इस अनजान दुनिया को लेकर बेहद उत्साहित थे। अमेज़न के जंगल में मूसलाधार बारिश कभी भी बिना बताए आ जाती थी, लेकिन कार्ल वाकई बहुत अनुभवी था और हर कदम का पहले से अंदाजा लगा लेता था। तेज बारिश रुकने के बाद उन्हें अपने गीले कपड़े और जूते कैंपफायर के पास सुखाने पड़े और फिर उसी आग के पास बैठकर हल्का फुल्का खाना खाकर काम चलाना पड़ा। वे अपने साथ बहुत ज्यादा राशन नहीं लाए थे, लेकिन कार्ल ने उनसे वादा किया कि अगले दिन वह उन्हें जंगल का असली खाना खिलाएगा। लगातार चलने की वजह से तीनों पर्यटकों की हिम्मत और ताकत जवाब देने लगी थी। वे नदी के किनारे किनारे तेज कदमों से चल रहे कार्ल की रफ्तार की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। शुरुआत में जो तीनों बहुत जोश में थे, उनमें से मार्कस अब घबराने लगा था, क्योंकि वे अपने गाइड कार्ल से पीछे छूट गए थे। इस पर केविन ने मार्कस को चुप कराते हुए कहा कि वे यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं। अगर उसे कार्ल पर इतनी ही निर्भरता है तो बेहतर होगा कि कार्ल उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल पार कराए। थोड़ी देर बाद जब वे कार्ल से दोबारा मिले तो वे जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि गांव की औरतें नदी किनारे कपड़े धो रही थीं। चारों ने तय किया कि आज रात वे इसी गांव में आराम करेंगे। वह छोटा सा गांव पूरी तरह से जीवंत था। वहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी, खाना पकने की खुशबू हवा में तैर रही थी और वहां की नाइट लाइफ भी काफी रंगीन थी। उन्होंने वहां रुककर कुछ स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद लिया। अगले दिन उन्होंने फिर से अपना सफर शुरू किया। रास्ते में एक नदी के पानी में योसी को सच में थोड़ा सा सोना मिल गया। भले ही वह बहुत थोड़ा सा था, लेकिन इससे कार्ल की कही हुई बात सच साबित हो गई थी। जंगल में हर तरफ अद्भुत नजारे बिखरे पड़े थे। तभी केविन ने जल्दी से अपना कैमरा निकाल लिया, क्योंकि उनके सामने रंग बिरंगी तितलियों का एक बेहद खूबसूरत झुंड उड़ रहा था। योसी उन खूबसूरत तितलियों के बीच अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो गया और उस जादुई पल को महसूस करने लगा। सफर के दौरान कार्ल ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह प्रकृति पूरी तरह से संतुलन में है और इस धरती का असली कैंसर हम इंसान हैं, जिन्होंने कुदरत का यह संतुलन बिगाड़ दिया है। तभी पेड़ पर एक बंदर उछल कूद करता हुआ दिखाई दिया। कार्ल ने अपनी बंदूक उठाई, निशाना लगाया और फायर कर दिया। कार्ल जिस असली खाने की बात कर रहा था वह यही था। तीनों दोस्तों में से केविन सबसे पहला था जिसने उस शिकार को पकाने और खाने के लिए हाथ बढ़ाया। केविन के बाद योसी ने भी उस शिकार को खाया। केवल मार्कस ने ही उसे खाने से इनकार कर दिया। उसे यह सब बहुत घिनौना लग रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि बंदर काफी हद तक इंसानों जैसे ही दिखते हैं। बातों बातों में जिक्र हुआ कि जहाँ बंदर होते हैं वहाँ खूंखार जैगुआर भी
होते हैं। कार्ल ने उन्हें चेताते हुए कहा कि जगुआर कोई बंदर नहीं है, बल्कि एक जगुआर के लिए हम इंसान ही बड़े बंदरों की तरह हैं, जिनका वह आसानी से शिकार कर सकता है। उसी दिन सफर के दौरान मार्कस के पैरों में भयंकर इन्फेक्शन हो गया। कार्ल ने नदी के किनारे उसके घावों को साफ किया। केविन और योसी भी मदद के लिए आगे आए और उन्होंने मार्कस के बैकपैक का भारी सामान आपस में बांट लिया ताकि उसे चलने में आसानी हो। लेकिन जल्द ही उनके बीच मतभेद होने लगे क्योंकि मार्कस के चलने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। उस रात मार्कस ने सभी से माफी मांगी। वह जानता था कि उसके घायल पैर की वजह से इस घने जंगल में उनकी यात्रा में देरी हो रही है। टेंट के अंदर लेटे हुए योसी और केविन ने बाहर मार्कस को फूट फूट कर रोते हुए सुना। अगली सुबह तीनों ने आपस में चर्चा की कि मार्कस का क्या किया जाए, क्योंकि उसके पैरों की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अगले 4 दिनों तक पैदल चल सके। कार्ल ने 2 विकल्प दिए, या तो वे सब यहीं रुककर उसके ठीक होने का इंतजार करें या फिर उस गांव में वापस लौट जाएं जहां से वे 2 दिन पहले गुजरे थे। लेकिन योसी और केविन अपना यह एडवेंचर बीच में नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका कहना था कि वे जरूरत पड़ने पर मार्कस को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाएंगे। तभी केविन को एक बेहतरीन तरकीब सूझी कि क्यों न लकड़ियों का एक बेड़ा बनाया जाए और नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर चला जाए। इस तरह वे बहुत जल्दी अगले कस्बे तक पहुंच सकते थे। कार्ल ने नदी के रास्ते जाने की सलाह बिल्कुल नहीं दी, लेकिन 3 के मुकाबले 1 वोट से केविन का सुझाव पास हो गया। कार्ल के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए सबने मिलकर पेड़ काटना और बेड़ा बनाना शुरू कर दिया। काम करते समय एक छोटी सी चींटी के काटने पर योसी दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। कार्ल ने उसे बताया कि यह कोई आम चींटी नहीं बल्कि लाल चींटी है। उसने एक पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे शुरुआत में यहाँ आए ईसाई मिशनरियों ने उन लोगों को पेड़ों से बांध दिया था जो उनके धर्म को नहीं मानते थे, और फिर उन पर यही लाल चींटियां छोड़ दी थीं। चींटियों के खौफनाक दर्द के बाद उन सभी लोगों ने उनका धर्म अपना लिया था। 4 लोगों की मेहनत रंग लाई और बेड़ा जल्दी ही बनकर तैयार हो गया। चूंकि कार्ल इस इलाके को सबसे बेहतर जानता था, इसलिए उसने शर्त रखी कि बेड़े पर सभी को सिर्फ उसी के निर्देश मानने होंगे। इसके बाद वे चारों उस बेड़े पर सवार होकर अमेजन नदी की खतरनाक लहरों पर अपने अगले सफर के लिए निकल पड़े। नदी के दोनों ओर के खूबसूरत प्राकृतिक नजारों को देखकर वे सभी बेहद उत्साहित और खुश थे। लेकिन जल्द ही उनका सामना नदी के तेज और खतरनाक बहाव से हुआ। उस संकट की घड़ी में बेड़े को संभालने के लिए कार्ल के निर्देश हालात के हिसाब से बहुत धीमे पड़ रहे थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बेड़े पर ही केविन और कार्ल के बीच लगभग हाथापाई की नौबत आ गई। मार्कस ने बीच बचाव करते हुए कार्ल का पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन केविन ने गुस्से में उसे भी डांटकर चुप करा दिया। इस तीखी बहस और झगड़े के कारण उनका आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया और मजबूरन उन्हें आराम करने और मामला शांत करने के लिए बेड़े को किनारे लगाना पड़ा। अपने लीडरशिप पर केविन द्वारा उठाए गए सवालों से कार्ल बहुत आहत और गुस्से में था। इसी झुंझलाहट में वह शिकार करने के लिए घने जंगल के अंदर चला गया। थोड़ी देर सुस्ताने और हालात कुछ शांत होने के बाद कार्ल ने अपना फैसला सुना दिया कि वह अब उस बेड़े पर वापस नहीं जाएगा। उसने तय किया कि वह अगले पड़ाव तक पैदल ही जंगल के रास्ते से सफर तय करेगा। आखिरकार चारों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया। केविन और योसी ने बेड़े से नदी का सफर जारी रखने का फैसला किया, जबकि मार्कस कार्ल के साथ पैदल ही जंगल के रास्ते निकल पड़ा। अलग होने से पहले कार्ल ने केविन को नदी में आगे आने वाले खतरनाक तेज बहावों के बारे में चेतावनी दी। फिर उन्होंने अपना सामान बांट लिया। मैचेटी केविन के पास रही और कार्ल ने अपनी बंदूक रख ली। इस तरह उनका ग्रुप यहीं से 2 हिस्सों में बांट गया। केविन को पानी के सफर का अच्छा खासा तजुर्बा था। दोनों नौजवानों ने अपने बेड़े पर एक के बाद एक कई तेज बहावों को पार किया। वे आने वाले क्रिसमस को लेकर बहुत उत्साहित थे। जब नदी का बहाव शांत होता तो वे बेड़े पर लेटकर आराम से सो भी जाते थे और रात के खाने के लिए मछलियां पकड़ने के सपने देखते थे। जल्द ही अंधेरा होने वाला था और वे उस खतरनाक खाई के करीब पहुंच रहे थे जिसके बारे में कार्ल ने उन्हें चेताया था। अचानक नदी का रूप भयंकर हो गया। पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और सामने ढेरों नुकीले पत्थर आ गए। दोनों ने बेड़े की दिशा बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रकृति की ताकत के आगे उनकी एक न चली। उनका बेड़ा एक बड़ी चट्टान से टकराकर बुरी तरह फंस गया। अब न वे आगे जा सकते थे और न ही पीछे। केविन ने नदी में कूदकर तैरते हुए किनारे तक जाने का फैसला किया। यह सुनकर योसी फूट फूट कर रोने लगा। वह नहीं चाहता था कि केविन उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मिलकर मार्कस को भी तो पीछे छोड़ा था। केविन ने उसे समझाया कि वह तैरकर किनारे तक जाएगा और फिर वहां से जंगल की लताओं को फेंककर योसी को बचा लेगा। केविन एक बेहतरीन तैराक था। वह लहरों को चीरता हुआ किनारे के पत्थरों तक पहुंच गया, लेकिन इसी बीच अपना चाकू उठाने की कोशिश में योसी का संतुलन बिगड़ा और वह नदी के तेज बहाव में जा गिरा। योसी ने अपनी सांस रोकी और खुद को नदी के तेज बहाव के हवाले कर दिया। उसे खुद नहीं पता था कि पानी उसे कितनी दूर बहा ले गया है। उस विशाल नदी में एक के बाद एक कई खतरनाक रैपिड्स को पार करने के बाद जब पानी का बहाव थोड़ा शांत हुआ, तब जाकर वह किसी तरह किनारे पर आ सका। आसमान के बादलों को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह केविन से बहुत दूर बहकर आ गया है। वह खड़ी चट्टानों पर चढ़ा और किनारे पर आकर जंगल में पागलों की तरह केविन को आवाजें लगाने लगा। नदी के किनारे किनारे चलते और चिल्लाते हुए अचानक योसी की नजर अपने पीले रंग के बैकपैक पर पड़ी जो पानी में बह रहा था। वह भागता हुआ गया, नदी में छलांग लगाई और अपना बैग निकाल लाया। किनारे पर आकर जब उसने अपने सामान की जांच की तो उसे उसमें गोलियों की एक बोतल मिली, जिसे कार्ल ने उन्हें सफर से पहले खरीदने को कहा था। योसी ने तुरंत एक गोली खाई और अचानक उसमें गजब की
फुर्ती आ गई। वह किसी सुपर हीरो की तरह ऊर्जा से भर गया और खुशी से झूमते हुए जंगल में दौड़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़कर केविन को पागलों की तरह आवाजें लगाने के बाद अब योसी को यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि वे दोनों एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। तीन दोस्तों का वो शानदार एडवेंचर अब एक अकेले इंसान के जिंदा बचने की खौफनाक जंग बन चुका था। योसी को अब हर हाल में अपने खाने का इंतजाम करना था। खाने की तलाश में जब वह एक पेड़ पर चढ़ा तो उसका सामना एक सांप से हो गया। डर के मारे योसी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जिंदा रहने की जिद ने उसे हिम्मत दी। वह दोबारा पेड़ पर चढ़ा। उसने सांप को पेड़ के छेद से बाहर खींचा और जमीन पर पटक दिया। फिर उसने जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस पर हमला कर दिया। उसके इस खौफनाक रूप ने जंगल के बाकी जानवरों को यह साफ संदेश दे दिया था कि इस आदमी से पंगा लेना अब आसान नहीं है। योसी के पास एक नक्शा और थोड़ा बहुत सामान बचा था। उसने खुद की हौसला अफजाई की कि अगर वह बस बिना रुके चलता रहेगा तो कोई न कोई उसे जरूर बचा लेगा। लेकिन बदकिस्मती ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके माथे पर एक बड़ा सा फोड़ा निकल आया था और सबसे भयानक बात यह थी कि वह फोड़ा अंदर ही अंदर हिल भी रहा था। जब वे चार लोग एक साथ थे तब तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अकेले पड़ते ही योसी का सामना एक खूंखार जैगुआर से हो गया। गनीमत रही कि योसी के पास अपना सर्वाइवल गियर मौजूद था और उसने लाइटर और स्प्रे से आग की लपटें पैदा करके उस जंगली जानवर को डराकर भगा दिया। एक दिन उसके माथे का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने अपना चिमटा निकाला और माथे के उस अजीब फोड़े पर चीरा लगाया। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने उस घाव के अंदर से एक जिंदा और रेंगता हुआ कीड़ा बाहर निकाला। लेकिन बात सिर्फ उस कीड़े की नहीं थी। इस घने जंगल में लाल चींटियां, बड़ी बड़ी मकड़ियां, जहरीले बिच्छू, सांप और हर पल घात लगाए बैठे जगुआर जैसे मांसाहारी जानवर भी मौजूद थे। भूख से बेहाल योसी को एक जगह दो चिड़ियों के अंडे मिले। उन अंडों में भ्रूण बन चुके थे और उनसे जल्द ही बच्चे निकलने वाले थे, लेकिन जिंदा रहने की मजबूरी में योसी को उन कच्चे अंडों को ही निकलना पड़ा। आगे चलते हुए योसी को एक जगह इंसानी बस्ती के कुछ निशान दिखाई दिए, लेकिन अब वह जगह पूरी तरह वीरान और खाली पड़ी थी। वह जानता था कि उसका सफर अभी बहुत लंबा है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो वह इस खौफनाक जंगल से जिंदा बाहर निकल ही जाएगा। लगातार पानी और कीचड़ में चलने की वजह से अब योसी के पैरों में भी मार्कस की तरह ही भयंकर इन्फेक्शन हो गया था। दर्द और लाचारी में वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे वो दिन याद आने लगा जब मार्कस के पैरों की भी यही हालत हुई थी। तब उसने कैसे उसे पीछे छोड़ने की स्वार्थी साजिश रची थी। आज इस अकेलेपन में उसे एहसास हो रहा था कि असल में उस पूरी टीम की सबसे कमजोर कड़ी मार्कस नहीं बल्कि वह खुद ही था। एक और सुबह हुई और योसी ने अपना दर्द भूलकर फिर से चलना शुरू किया। चलते चलते अचानक उसे जमीन पर इंसानों के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि शायद केविन आसपास ही कहीं मौजूद है, लेकिन उसकी यह उम्मीद तब चकनाचूर हो गई जब उसकी नजर जमीन पर पड़े उन अंडों के छिलकों पर गई जो उसने खुद कुछ दिन पहले खाए थे। उसे समझ आ गया कि वह इतने दिनों से जंगल में गोल गोल ही घूम रहा था। अपने पैरों के निशानों को दोबारा देखकर योसी हताशा और पागलपन से चीखने लगा। अचानक उसे वो पल याद आया जब उसने लॉ स्कूल जाने से इनकार करके अपने पिता की बात ठुकरा दी थी, क्योंकि उसे अकेले ही इस दुनिया को एक्सप्लोर करना था। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह सिर्फ 1 साल के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन आज वह अमेज़न के इस खौफनाक जंगल में मौत के मुहाने पर खड़ा था। सफर की शुरुआत में उसके अंदर जो जोश और उत्साह था वह अब पूरी तरह से टूट चुका था। अमेज़न के जंगल में मूसलाधार बारिश कभी भी बिना बताए शुरू हो जाती थी। उसे कार्ल की बात याद आई कि यहाँ नदी ही सबसे अच्छी दोस्त होती है, इसलिए उसने तय किया कि वह उस नदी को ढूंढेगा और उसी के किनारे किनारे आगे बढ़ेगा। तेज बारिश शुरू होने के बाद योसी एक पहाड़ी के नीचे जाकर बेसुध होकर सो गया। नींद में उसने लास वेगस का एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा, जहां उसके सामने एक मेज पर ढेरों लजीज पकवान रखे थे और खूबसूरत लड़कियां थीं। लेकिन जैसे ही सपने में सब कुछ अच्छा होने वाला था, तभी असल जिंदगी में बारिश के पानी ने उसके शरीर को पूरी तरह भिगो दिया और उसकी नींद टूट गई। दूसरी तरफ नदी के किनारे चलते हुए 2 स्थानीय लोगों की नजर केविन पर पड़ी, जो नदी के किनारे बेहोश पड़ा था। वे केविन को बचाकर अपने कस्बे में ले आए। होश में आने के बाद केविन सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने खोए हुए दोस्त योसी को ढूंढने के लिए मदद की गुहार लगाई। इधर योसी पहाड़ की एक चट्टान के पास पानी पी रहा था, तभी आसमान में तेज आवाज करते हुए एक रेस्क्यू प्लेन गुजरा। आसमान से केविन ने जंगल का मुआयना किया, लेकिन प्लेन ज्यादा नीचे नहीं उड़ सकता था और इतने घने पेड़ों के बीच से योसी को देख पाना नामुमकिन था। नीचे योसी पागलों की तरह चीख रहा था, लेकिन वह निराश हो गया, क्योंकि जो प्लेन एक बार वहां से गुजर गया उसका दोबारा उसी जगह पर वापस आना लगभग असंभव था। कस्बे में वापस लौटने के बाद भी केविन ने हार नहीं मानी। पुलिस चीफ ने उसे साफ कह दिया कि योसी को गायब हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और इतने दिनों तक किसी का इस जंगल में जिंदा बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन केविन लगातार मदद की भीख मांगता रहा। वह बस एक आखिरी कोशिश करना चाहता था और योसी को ढूंढने के लिए नदी के ऊपरी हिस्से की ओर जाना चाहता था। केविन की इस जिद को देखकर पुलिस चीफ ने उसे डिक नाम के एक स्थानीय नाविक से मिलवाया, जो उस नदी के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। डिक का भी यही मानना था कि इस खूंखार जंगल में 3 हफ्ते तक कोई जिंदा नहीं रह सकता और उसका दोस्त अब तक मर चुका होगा। जब डिक किसी भी तरह नहीं माना तो केविन ने अपना सारा गुरूर किनारे रखकर उससे मिलने
मिन्नतें की। आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर केविन ने पूछा कि क्या डिक उसे अपनी नाव बेच सकता है। वह किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अपने दोस्त के लिए केविन का यह समर्पण और जिद देखकर डिक का दिल पसीज गया और उसने तय किया कि वह खुद केविन के साथ उस नदी में जाने के लिए तैयार है। उधर जंगल में मौत से लड़ रहे योसी की मुलाकात एक आदिवासी महिला से हुई। योसी को लगा कि आखिरकार उसे कोई साथी मिल गया है। उस रात उसने उस डरी हुई महिला को ढांढस बंधाते हुए कहा कि जल्द ही एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरेगा और उन्हें इस जंगल से बचाकर ले जाएगा। अगले दिन वे दोनों साथ साथ चलते रहे और जब रात हुई तो ठंड से बचने के लिए वे एक दूसरे के गले लगकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब योसी की आंख खुली तो वह महिला वहां से गायब थी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह महिला असल में कभी थी ही नहीं, वह महज उसका एक और भ्रम था। वह पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। उसे पेड़ के अजीबोगरीब तने ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी मिलिट्री परेड का हिस्सा हों और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। इस वक्त योसी यह भी भूल चुका था कि वह एक खतरनाक जंगल में है और इसी बेसुधी में वह अचानक एक दलदल की तरफ बढ़ता चला गया। देखते ही देखते उसका आधा शरीर उसमें धंस गया और फिर आधे से ज्यादा हिस्सा दलदल में समा गया। गनीमत बस यह रही कि उसके बैकपैक ने उसे पूरी तरह अंदर जाने से थोड़ा रोक लिया। इस खौफनाक एहसास ने योसी को झकझोर कर वापस हकीकत में ला दिया। वह बचने के लिए किसी तिनके का सहारा लेने की कोशिश करता, लेकिन वह भी टूट जाता। वह अपने ताबीज तक पहुंचना चाहता था, लेकिन इस वक्त सबसे बेहतर यही था कि वह बिल्कुल भी न हिले। जल्द ही दलदल के बाहर सिर्फ उसका सिर बचा था और योसी एक बार फिर बेसुध होने ही वाला था। अचानक उसकी नजर अपने सिर के ठीक ऊपर लटकते एक पत्ते पर पड़ी। यही पत्ता अब योसी के लिए मौत के मुंह से निकलने का आखिरी रास्ता था। उसने धीरे से उस पत्ते को खींचा और फिर धीरे धीरे पेड़ की टहनी को पकड़ लिया। उस पतली सी टहनी के सहारे वह खुद को धीरे धीरे ऊपर खींचने लगा। वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि यह टहनी किसी भी कीमत पर टूटे नहीं। इस तरह योसी किसी चमत्कार की तरह मौत को मात देकर दलदल से बाहर आ गया। उसने खुद को दलदल से बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन अब क्या? वह अभी भी अमेज़न के उस खौफनाक जंगल की गहराइयों में फंसा हुआ था और उसे लगातार भ्रम हो रहे थे। तभी उसकी नजर उन लाल चींटियों पर पड़ी जिन्होंने उसे पहले भी काटा था। इस बार वे बहुत बड़ी संख्या में थीं। योसी को खुद को होश में रखने का एक दर्दनाक लेकिन अचूक तरीका मिल गया था। उसने अपने कपड़े उतारे, अपने शरीर के निचले हिस्से को ढका और फिर उस पेड़ के तने को जोर से हिला दिया। अनगिनत लाल चींटियां उस पर गिर पड़ीं और उसे बुरी तरह काटने लगीं। उस भयंकर दर्द ने योसी को पल भर में होश में ला दिया। उसके सारे भ्रम टूट चुके थे। होश में आते ही वह अपनी पूरी जान लगाकर भागता हुआ बड़ी नदी के किनारे पहुंच गया। उसने अपने शरीर में बची खुची ताकत बटोरी और बांस की लकड़ियों को जोड़कर एक निशान बनाया। रात के समय उसने नदी के किनारे एक कछुए को रेंगते हुए देखा। उसे लगा कि यह कछुआ तो आगे भी अपनी जिंदगी जिएगा, लेकिन उसका खुद का इस दुनिया से जाना अब बस कुछ ही पलों की बात है। योसी ने आसमान में चमकते तारों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बाहें फैलाकर उस खूबसूरत रात के आसमान को गले लगाया। उसे महसूस हुआ कि शायद इस खूबसूरत जगह पर अपनी जान दे देना कोई बुरा विकल्प नहीं है। एक और सुबह हुई। केविन और डिक अपनी नाव से उसी इलाके में आ पहुंचे थे। चूंकि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने वाला था, डिक ने केविन से कहा कि उन्हें अब तुरंत यहाँ से निकलना होगा। केविन ने अपने दोस्त को बचाने के लिए वह सब कुछ कर लिया था जो वह कर सकता था। डिक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है और वे इस आखिरी जगह तक भी ढूंढते हुए आ गए हैं। अब और कोई उम्मीद न देखकर वे भारी मन से वहां से वापस लौटने की तैयारी करने लगे। तभी योसी कीचड़ और पत्तों से सना हुआ किसी गिली सूट पहने हुए इंसान की तरह एक बड़ी चट्टान के पीछे से रेंगता हुआ बाहर आया। उसे पूरा यकीन था कि इस बार यह कोई भ्रम नहीं है, लेकिन बुरी तरह टूट चुका और बेहाल योसी चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। उसने केविन का नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि शायद उसे खुद भी सुनाई नहीं दी। खुशकिस्मती से उसी वक्त केविन की नजर उस पर पड़ गई। योसी के गायब होने का यह 19वां दिन था। उसने इस खौफनाक अमेज़न के जंगल में मौत को मात देकर चमत्कारिक रूप से अपनी जान बचा ली थी। डिक को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह विदेशी नौजवान 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक इस खूंखार जंगल में बिल्कुल अकेला जिंदा कैसे बच गया। नाव पर लेटते ही योसी के चेहरे पर सुकून और खुशी की एक लंबी मुस्कान तैर गई। नाव नदी की लहरों पर तैरती हुई डिक के कस्बे की ओर वापस चल पड़ी। एक बड़ा चमत्कार हो चुका था और योसी की जान बच गई थी। जंगल से निकलने के बाद योसी और केविन अपने तय ठिकाने तक सफलतापूर्वक पहुंच गए, लेकिन मार्कस और काल का कुछ पता नहीं चला। केविन ने हफ्तों तक उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सब बेकार गया। वे दोनों दोबारा कभी नजर नहीं आए। बाद में यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि काल को वहां की सरकार तलाश रही थी। उसने पहले भी कई पर्यटकों को इसी तरह गाइड किया था और जिस खोई हुई इंडियन जनजाति की उसने कहानी सुनाई थी, असल में उसका कोई वजूद ही नहीं था। आज तक कोई नहीं जानता कि काल ने योसी को ही क्यों चुना था या वह उन्हें इस खतरनाक जंगल में क्यों ले गया था। इस खौफनाक घटना के बाद भी केविन ने अपनी फोटोग्राफी और एडवेंचर जारी रखे और दुनिया के दूर दराज के हिस्सों को कैमरे में कैद करता रहा। वहीं 10 साल बाद योसी एक बार फिर अमेज़न की उसी नदी के पास लौटा और उसने पृथ्वी के अनछुए हिस्सों को एक्सप्लोर करने की अपनी जिद को कायम रखा। अगर आप योसी या केविन की जगह होते तो क्या आप भी अपनी जान बचाने के लिए अपने घायल दोस्त को पीछे छोड़ने का फैसला लेते या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर भी आखिरी सांस तक उसे अपने साथ
साथ लेकर चलते। कार्ल और मार्कस के साथ उस खौफनाक जंगल में आखिर क्या हुआ होगा? क्या कार्ल ने मार्कस को मार दिया या वो दोनों अमेज़न के जंगल का शिकार बन गए? अपनी थ्योरी और जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं सबसे बेहतरीन कमेंट को पिन करूंगा और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल दिशा एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब जरूर करें।